Last time we were discussing about the EDP process, and I told you that this is the important topic. You sure have will get a question on EDP process. Okay, and this question will be asked in the long answers, long question. So I discussed the first step with you people, that initial preparation should be done. And what is that initial preparation? Because when we have to start a program, okay, so many kinds of preparations are there which we need to do earlier before starting that program. ऐसे समझ के चलो, बिल्कुल आपको शुद्ध हिंदी में मैं बता रहा हूँ, घर में किसी की शादी होती है, ठीक है, ऑल्दो यू डू नॉट कोट दिस एग्जाम्पल इन एग्जाम, एग्जाम में मत लिख कर आइएगा इसको, ठीक है। अगर किसी की घर में शादी होती है तो शादी की डेट तो बहुत बाद होती है, 3-4 महीने बाद, लेकिन उसकी जो तैयारी होती है वो आप 5-6 महीने पहले से कर देते हो। सबसे पहला शादी में क्या काम आता है, भाई कार्ड कहाँ छपेंगे, ठीक है, कि कार्ड कहाँ छपेंगे, कार्ड का मैटर क्या होगा। तो देखिए इसमें दे रखा है डेवलपमेंट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ सिलेक्शन कमिटी। कार्ड छाटने कौन जाएगा और कार्ड का सिलेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो वैसे ही ईडीपी का ही है। तो उसके बाद आप देखते हैं वेन्यू क्या होगा, तो इसमें दे रखा है ना आपको ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ट्रेनिंग। मतलब सबसे बड़ा शादी में सरदर्द होता है कि भाई शादी होगी कहाँ, तो वेन्यू मिल जाए आपको, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही ईडीपी प्रोग्राम कराना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ होगा। फिर आप पब्लिसिटी शुरू कर देते हैं मोबाइल पर, है ना, मम्मी पिताजी बताना शुरू कर देते हैं कि बेटी की शादी है, बेटे की शादी है, तो पब्लिसिटी कैंपेन आ गई। तो आप वही पाएंगे कि सारे पॉइंट शादी वाले रिलेटेड है, लिख कर मत आइएगा मगर इसको, ठीक है। तो सारे बेसिकली एक ईडीपी प्रोग्राम भी अगर चलाना है आपको, तो उसके लिए पब्लिसिटी कैंपेन चलानी है आपको, रेडियो पे या पैम्पलेट बंटवा दीजिए किसी पर्टिकुलर एरिया में, या पोस्टर चिपका सकते हैं आप, ठीक है, लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट करा सकते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। फिर आप ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप करते हैं, ब्लैक बोर्ड चाहिए, बोर्ड चाहिए, या प्रोजेक्टर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, कितनी मशीनें चाहिए, वो सारा ट्रेनिंग मटेरियल का पार्ट है। पॉलिसी आप लिखेंगे वहां पर कि आप किसको सेलेक्ट करोगे, किसको नहीं करोगे, क्यों, किस बेसिस पे करोगे, ये सारे पॉलिसी इश्यूज हैं। फिर गेस्ट फैकल्टी कौन आएगी। नॉर्मली मैंने बताया था कि जिस बिजनेस की ट्रेनिंग दी जा रही होती है, उसी बिजनेस को जो लोग सक्सेसफुली चला रहे हैं, जो उस इंडस्ट्री को रन कर रहे हैं, उन्हीं को एज अ गेस्ट बुलाया जाता है। फिर ट्रेनर्स कौन होंगे, जो रेगुलर वहां पर रहेंगे। मान लीजिए महीने भर की अगर ट्रेनिंग है तो 1 मंथ के लिए आपको ट्रेनर अपॉइंट करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे इनिशियल प्रिपरेशन के पॉइंट्स हैं। आई होप ये सारे क्लियर होंगे। नहीं समझ में आया है तो पूछ सकते हैं। इसके बाद सेकेंड इज आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। दो बातें हैं यहाँ पर। दी फर्स्ट वन इज टू आइडेंटिफाई, पहले तो हमें ये पता लगे कि कौन लोग हैं जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आइडेंटिफिकेशन हो गया। और उनमें से आपको फिर सेलेक्ट करना है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर आ जाएगा, क्योंकि सिलेक्शन भी आप किसी बेसिस पे करेंगे। मींस यू शुड हैव अ बेसिस दैट हाउ टू सेलेक्ट एंड व्हाट यू लुक when you are doing the selection process। ये दो बातें हैं, इनको दो ही पॉइंट्स में फिर मैं यहाँ बता रहा हूँ। यानी कि ये मेन पॉइंट है जो आप देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट वो ये है, ठीक है। और इसके अंदर ये आइडेंटिफिकेशन वाला दिस इज दी सब पॉइंट 1, और इसके अंदर भी ये सारे सब पॉइंट्स हैं, तो इसी तरीके से ही लिखिएगा। जैसे इसमें क्या है, सबसे पहले आइडेंटिफाइंग एंटरप्रेन्योर ट्रेड्स। अब देखिए, अब जो कि हम पोटेंशियल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में वो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, अभी बने नहीं है, इसलिए पोटेंशियल शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो लोग आगे एंटरप्रेन्योर बनेंगे उनमें क्या क्वालिटीज होने चाहिए। ट्रेड्स का मतलब है क्वालिटीज, ठीक है। तो ट्रेड्स मीन्स क्वालिटीज, ये हम डिस्कस कर भी चुके हैं। तो बहुत सारी क्वालिटीज आपने एंटरप्रेन्योर के अंदर डिस्कस की है, लेकिन यहाँ पर हम जो क्वालिटीज की बात कर रहे हैं वो बेसिकली क्वालिटीज हम चेक भी करेंगे कि उनके अंदर ये चीजें हैं या नहीं है, ठीक है। वो चेक भी आप कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आप देखेंगे फैमिली बैकग्राउंड। मतलब जो भी कैंडिडेट आपके पास आता है, आप उससे कोई फॉर्म वगैरह भरवाते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं, या ऑनलाइन उसका रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। तो आप उससे उसकी फैमिली की डिटेल आप ले लेंगे,
फैमिली बैकग्राउंड जानना बहुत ही जरूरी है। अब फैमिली बैकग्राउंड में क्या जानेंगे आप, क्या चीज आप जान सकते हैं फैमिली बैकग्राउंड में, एनी आइडिया? नो आइडिया। देखिए फैमिली बैकग्राउंड में आप जानेंगे कि हमें ये नहीं जानना है कि उसके घर में कितने लोग हैं, कितने मेंबर हैं, चोरी चकारी तो नहीं करते हैं, ये सब चीजें नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि वो उसके यहाँ सर्विस में कितने लोग हैं, जॉब में मतलब, और बिजनेस कितने लोग कर रहे हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे एप्लीकेशन फॉर्म में कि जिससे हमें ये बात पता लग जाए कि उसके यहाँ पर बिजनेस फैमिली है या जॉब ओरिएंटेड फैमिली है। उससे फायदा क्या होगा? देखिए जो बिजनेस फैमिली होती है, अगर हमें ये पता लग जाए कि उसके फैमिली में बिजनेस कर रहे हैं लोग, तो उससे ये फायदा है कि बहुत सी चीजें एक बिजनेस फैमिली में जो बच्चे होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके अंदर इनबिल्ट आ जाती है। यानी बचपन से ही वो क्वालिटीज हो जाती है उनके अंदर। ठीक है। जैसे बहुत से आपने देखा होगा कि बहुत से जो लोग हैं वो बचपन से ही शॉप पे बैठना शुरू करते हैं, तो उन्हें आइडिया होने लगता है कि कौन से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, बिल कैसे कटता है, इनवॉइस क्या होता है, जीएसटी क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, टैक्स कैसे लग रहा है, किसी प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन है, कस्टमर हैंडलिंग कैसे की जा रही है, डिस्ट्रीब्यूटर को कैसे चेक दिया जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे किया जा रहा है। तो ऐसी दुनिया भर की जो इंफॉर्मेशन है, ये ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाती है एक्सपीरियंस से, आपको कोई बता नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा फायदा है। तो अगर हम किसी बिजनेस बैकग्राउंड से अगर कैंडिडेट को लेते हैं, तो हमें एक एडवांटेज ये मिलेगा कि उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी ट्रेनिंग देना बच जाएगा, यानी कि उसको ऑलरेडी वो चीजें पता होंगी। तो ये एक बेनिफिट है। तो हम ये देखेंगे कि वो बिजनेस बैकग्राउंड का हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सर्विस बैकग्राउंड वाले को लेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगर वो डिजर्विंग है, अगर उसके अंदर क्वालिटीज हैं, तो आप सर्विस बैकग्राउंड वाले बंदे को भी हायर करोगे या ट्रेनिंग का पार्ट बना लोगे। सेकेंड वन इज एज। अब आप सोच के देखिए कि आप किस एज ग्रुप को प्रेफरेंस देंगे, वो लोग जो एक्सपीरियंस है या वो लोग जो फ्रेशर है, सोच के बताइए। So those who are experienced. ओके, व्हाई? So because they know how to deal with. ओके, एनी अदर ओपिनियन? देखिए एज में नॉर्मली वी अवॉइड द पीपल हु आर एक्सपीरियंस्ड। द रीजन इज कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, ठीक है, वो अपनी ही चलाते हैं। मतलब कहने का ये है कि ऐसा देखा गया है कि अगर आप 40 साल या 50 साल या उससे ऊपर के लोगों को अगर हायर करेंगे, जो 20-25 साल का एक्सपीरियंस रख रहे हैं, ठीक है, उन्हें ग्रूम करना, उन्हें नई बात सिखाना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि वो एक्सपीरियंस के तहत उन्होंने जो जो तजुर्बे हासिल किए हैं, उसको भुलाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, और नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि वो बदलना नहीं चाहते, वो नई चीज सीखना नहीं चाहते। जबकि अगर आप नए एज के यूथ पे फोकस करें, यानी कि 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 35 ईयर्स तक के जो लोग हैं, ठीक है, जो यंग जनरेशन है, अगर आप उस पर फोकस करके चलें, तो उन्हें सिखाना, पढ़ाना, ट्रेन करना इज क्वाइट ईजी। क्यों इजी है? क्योंकि वट एवर यू ट्रेन देम, वट एवर यू टेल देम, ठीक है, वो वो उनको एक तरीके से हमेशा के लिए याद हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले उन्होंने वो चीज नहीं सीखी है। आप कभी भी देखते हैं ना कि जो कुम्हार है, जो पॉटर है, जो पॉटरी का काम कर रहा है, तो गीली मिट्टी होती है, तो उसको मोल्ड करना आसान है। जब घड़ा पक जाता है, ठीक है, जब आप उसको, घड़े को या किसी बर्तन को आग में तपा देते हैं, तो क्या उसमें कोई चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी तरीके से ही यहाँ पर है कि किसी भी नए बंदे को, जो यंग है, जो डायनामिक है, उसको ट्रेन करना आसान है इन कंपैरिजन टू द पीपल हु आर ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड। ठीक है प्रांजलि? Yes, sir.
तो यहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, हम यंग बंदे को लेंगे, और जो यंग जनरेशन है वैसे भी उसको फोकस करके चलना है। जो एक्सपीरियंस जो ऑलरेडी जो कहीं काम करके चुका है उसको हम अवॉइड करेंगे। फिर है थर्ड, एजुकेशन। देखिए बेसिक एजुकेशन एक होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बेसिक एजुकेशन का यहाँ पर क्या मतलब है कि भाई वो हाई स्कूल पास हो या इंटर पास हो या ग्रेजुएशन हो। तो आप खुद भी सोच के चल सकते हैं कि वो लोग जो बिजनेस की फील्ड में आ रहे हैं, ठीक है, जो बिजनेस करने जा रहे हैं, उनको क्या समझ होनी चाहिए। भाई वो इंग्लिश पढ़ लें, बहुत सारे फॉर्म है ऐसे, कैश मीमो वगैरह, बैंक का चेक है, या बहुत सारी चीजें हैं जो इंग्लिश में ही है और आपको इंग्लिश में ही फिल करना है। डिटेल ऑनलाइन फॉर्म है, बहुत सी जगह आपको इंग्लिश में मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे, आप इंग्लिश में ही फिल करेंगे। तो आपको ये देखना है कि जो वो इंग्लिश पढ़ लें, वो हिंदी में अपना सारा काम समझ लें, इंग्लिश समझ लें, सिग्नेचर वगैरह करना आता हो। साथ ही जो बिजनेस की लैंग्वेज है, अब बिजनेस की लैंग्वेज क्या है, बैलेंस शीट, ठीक है, कि बिजनेस में क्रेडिट का मतलब क्या होता है, डेबिट का मतलब क्या होता है, या आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में बेसिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस इंटू करना, ये सारी चीजें। तो एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा गया है कि नॉर्मली एक ग्रेजुएट जो डिग्री है ग्रेजुएशन की, वो होना जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, ठीक है। क्योंकि आप अगर ग्रेजुएट होंगे तो ये माना जा रहा है कि आप लिख पढ़ लेंगे, अपना काम स्वयं कर सकते हैं, बिजनेस, लीगल वर्क, लीगल आपके पास कोई नोटिस आ रहा है, गवर्नमेंट अगर आपको कोई नोटिस दे रही है, कोई लीगल फॉर्म है, जीएसटी फाइल करना है ऑनलाइन, तो ये आप तभी समझा पाएंगे जब उसने एक बेसिक लेवल ऑफ एजुकेशन ले रखा है, ठीक है। अदरवाइज आप किसी 8वां पास को अगर बैठा लोगे बिजनेस की ट्रेनिंग देने के लिए, तो आपके लिए सरदर्दी हो जाएगी, क्योंकि आप उसको बहुत सारी चीजें नहीं सिखा पाएंगे, ठीक है। तो एजुकेशन एक ग्रेजुएशन लेवल एक उचित मानक माना गया है कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तो आपको और ज्यादा हम ट्रेन कर सकते हैं, मतलब मिनिमम मैं बता रहा हूँ क्वालिफिकेशन। फिर है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस। ये भी देखा जाता है प्राय कि जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भविष्य में एंटरप्रेन्योर बनेंगे, उनकी इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी है या नहीं है। अब इन्फ्लुएंस क्यों जरूरी है पहले ये समझ लीजिए। देखिए डे वन से आप जो भी बिजनेस करेंगे, ठीक है, उसमें आपको किसी ना किसी को इन्फ्लुएंस करना है। किसको इन्फ्लुएंस करना है, सबसे पहले तो वो पार्टी जो आपके बिजनेस में पैसा लगाने जा रही है, ठीक है। अगर वो आपसे कन्विंस नहीं होगी, अब पार्टी कौन है, कोई आप इंडिविजुअल ब्रोकर हो सकता है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई बैंक हो सकता है, या एंजल इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके बिजनेस में पैसा लगाने को तैयार होंगे। तो पहले तो आपको उनको कन्विंस करना है। अगर आपको इतनी एबिलिटी नहीं है आपके अंदर कि आप उनको कन्विंस कर पाए, तो बेकार है आपका बिजनेस में जाना, क्योंकि आप कन्विंस नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको मदद भी नहीं मिल पाएगी। फिर जब आप कन्विंस कर लेंगे तो आप उसके बाद अपने एम्प्लॉयज को कन्विंस करेंगे, वर्कर्स को कन्विंस करेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए और अच्छे से बिजनेस चलाने के लिए। और लास्टली आप कन्विंस करेंगे रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर को और कस्टमर्स को। तो कहने का मतलब ये है, हर एंड से, हर लेवल पर आपको कन्विंस करना आना चाहिए। तो आपको खुद से इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप जो भी बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है, वो बिल्कुल सही है, उसके डिसीजंस आप खुद ले पाए, ठीक है, और लोगों को कन्विंस कर पाए आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। तो इन्फ्लुएंस करने की जो एबिलिटी है वो आपके अंदर होनी चाहिए। फिर बात आ रही है रिस्क टेकिंग विलिंगनेस या एबिलिटी। आपके अंदर नॉर्मली रिस्क सहने की क्षमता भी होनी चाहिए। ये हमने एंटरप्रेन्योर के ट्रेड्स की बात करी थी, वहां पर भी ये दोनों पॉइंट थे, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस भी था शायद, और ये रिस्क टेकिंग विलिंगनेस भी थी, एबिलिटी भी थी। इसकी तो हम थ्योरी भी बात कर चुके हैं, ठीक है, तो इसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना ही समझ लीजिए कि अब जो एंटरप्रेन्योर बनेगा भविष्य में, जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर बनेगा, अगर वो रिस्क लेने से डर रहा है, ठीक है, अगर वो रिस्क नहीं उठा पा रहा है, तो इसका मतलब वो एंटरप्रेन्योर बनने के लायक नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही जरूरी है, ठीक है। आप रिजिड होके काम नहीं कर सकते। अगर आपने कोई चीज प्लान की है और सपोज कीजिए कि भविष्य में हालात बदल जाते हैं, सिचुएशन बदल जाती है, ठीक है, तो आप काम नहीं कर पाएंगे,
क्योंकि आप फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये भी आपको देखना है कि समय रहते आप चीजों को समझ पाए और चीजों के अनुसार ही आप अपने आप को ढाल पाए, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर होगी, आप अपने डिसीजन को चेंज कर पाएंगे, आप चीजों को बदल पाएंगे और एडजस्ट कर पाएंगे नए समय के अनुसार। फिर बात आ रही है एनालिटिकल एबिलिटी की। बिजनेस में एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। हर बात पे एनालिसिस की जाती है, हर एंगल से एनालिसिस की जाती है, ठीक है, और ये रोज का काम है। तो जब आप बिजनेस चला रहे होते हैं, बिजनेस रन कर रहे होते हैं, तो आपके सामने बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जहां पर आप डेली बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। आपके कॉम्पिटिटर ने कोई प्रोडक्ट उतारा मार्केट में, ठीक है, आप उसको समझते हैं, सेल्स फिगर लाते हैं, ठीक है, उसके एनालिसिस करते हैं। फिर आपने अगर 2 या 3 महीने मार्केट में सेल करिए, तो आप वहां का डेटा लेकर आते हैं कि आपने कितना पैसा लगाया, आपने कितनी सेल करी, आपको क्या प्रॉफिट हुआ, क्या नुकसान हुआ। फिर एनालिसिस चाहिए भविष्य में, जो फ्यूचर में आप करने जा रहे हैं, कितना पैसा लगाने जा रहे हैं और आउटपुट क्या लेने जा रहे हैं, ठीक है, उसके एनालिसिस आपको बहुत जरूरी है। और इस एनालिसिस में आप पेपर वर्क तो करते ही हैं, लेकिन आप एनालिटिकल टूल्स भी लगाते हैं। आपने पढ़ लिया होगा, शायद पेपर पढ़ा था लास्ट सेमेस्टर में, मुझे याद है, ऑपरेशन रिसर्च का। तो ऑपरेशन रिसर्च में आपने जितने भी क्या कहते हैं इसको, मेथड या जितनी भी प्रॉब्लम्स उसमें आपने हैंडल की होंगी, जैसे ट्रांसपोर्टेशन की, क्यूइंग की, पर्ट की, सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड की, सिंप्लेक्स थ्योरी, ठीक है, एडजस्टमेंट थ्योरी, तो ये सारे बेसिकली आपने जो टूल्स पढ़े हैं सब बिजनेस में अप्लाई होते हैं। और आप ट्रैवलिंग सेल्समैन के क्वेश्चन आपने किए होंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे आपने क्वेश्चन किए होंगे। तो वो बेसिकली आए कहाँ से, वो बिजनेस में ही अप्लाई होते हैं। आपके सामने प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके सामने रिसोर्सेज होते हैं, आपको उनके बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। तो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन आप मैथमेटिकल वे में सॉल्व करके आप डिराइव कर सकते हैं। आजकल ये सारी चीजें कंप्यूटर पे हो जाती हैं, आपको सिर्फ डेटा देना होता है कंप्यूटर पर, और टूल्स ऐसे हैं कि वो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड यू हैव द आंसर, ठीक है। तो वो तब हो पाएगा जब आपके अंदर एनालिटिकल कैपेबिलिटी होगी। फिर आती है प्लानिंग स्किल्स। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं या बनने जा रहे हैं, प्लानिंग बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बिना प्लानिंग करे हुए आप एंटरप्रेन्योर का कोई भविष्य नहीं है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एंटरप्रेन्योर बन पाएंगे, क्योंकि प्लानिंग आपको करनी ही करनी है अपने बिजनेस की, हर मिनट की, हर दिन की, हर मंथ की, हर साल की प्लानिंग आपको करनी है, ठीक है। तो प्लानिंग स्किल आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी देखना है, आपको अपने लिए भी देखना है, आपको एम्प्लॉयज के लिए भी करनी है। मींस प्लानिंग यू नीड टू डू फॉर ईच एंड एवरी पर्सन इन्वॉल्व इन दी बिजनेस, ठीक। तो प्लानिंग, इस पे और ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज प्लानिंग आप जानते ही हो, नथिंग टू टेल हियर। मैनेजमेंट में पढ़े हैं आप सब लोग प्लानिंग, ठीक है। तो प्लानिंग स्किल आपके अंदर होने चाहिए। अब ये सारी चीजें थी आपके आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड, यानी कि आप जब पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो इतनी चीजें आप देखेंगे, फैमिली से लेके प्लानिंग स्किल्स तक। अब ये सारी चीजें आपने देख ली, लेकिन जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस बात पे डिपेंडेंट है, या सिलेक्शन प्रोसेस में कौन से ग्रुप्स आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, ये इसी का ही पार्ट है, सेकंड पॉइंट का ही सेकंड पार्ट है, टारगेट ग्रुप। तो टारगेट ग्रुप पे यहाँ मतलब क्या है कि जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं उसमें हम बेसिकली किस तरीके के ग्रुप्स को लेकर चलेंगे, यानी किस तरीके के ग्रुप्स पे हम फोकस करके चलेंगे, ठीक है। तो दैट इज द टारगेट ग्रुप। अब टारगेट ग्रुप में आप देख सकते हैं, सबसे पहला है टेक्निकल पर्सन, यानी कि ये तो हम बैकग्राउंड देख ही रहे हैं, ये सारी चीजें तो हम देख ही रहे हैं कैंडिडेट में, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम ये देखेंगे कि वो टेक्निकल पर्सन, अगर हम ग्रुप लेकर चल रहे हैं टेक्निकल पर्सन का, और ये तब रिक्वायर्ड है जब ईडीपी में जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो टेक्निकल नेचर की, जैसे कि अगर गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर एरिया में
मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज लगाना चाहती है भविष्य में, तो उसे क्या करना होगा? उसे वहां पर ऐसे लोगों को तैयार करना होगा जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जानते हो। सही या गलत? सही है। अगर हमें किसी एरिया में मोबाइल की फैक्ट्रीज लगानी है, 2 या 4 गवर्नमेंट को भविष्य में, तो वहां पर हमें कैसे लोग चाहिए होंगे? जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जानते हो। ठीक है, तो इट इज टेक्निकल इन नेचर, इट इज टेक्निकल इन नेचर। तो क्या करना होगा? हमें वो लोग या वो बच्चे जो टेक्निकली शिक्षा ले रहे हैं, जैसे जीटीआई करे हुए, पॉलिटेक्निक कर रहे हुए, ठीक है, बीटेक करे हुए, वो टेक्निकली जो कर रहे हैं उनको हमें हायर करना होगा ट्रेन करने के लिए। यानी कैंडिडेट का कौन सा ग्रुप हम सेलेक्ट कर रहे हैं? जो टेक्निकली स्ट्रांग है। ठीक है, इसमें वो बच्चे जो जीटीआई, पॉलिटेक्निक या बीटेक वगैरह हैं, उनको आप ले सकते हैं। तो आपका टारगेट ग्रुप क्या हो गया? आपका टारगेट ग्रुप हो गया जीटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक वगैरह। ठीक है, क्योंकि आपका जो डोमेन है वो ईडीपी में जो आप ट्रेनिंग देने जा रहे हो वो उन्हीं लोगों के मतलब की है। दूसरा ग्रुप आप ले सकते हो एक्स सर्विसमैन का। एक्स सर्विसमैन वो हैं जो पहले काम कर चुके हैं, इस समय रिटायर्ड हैं, ठीक है, या इस समय उनकी सर्विस नहीं है। तो ऐसी बहुत सी जॉब्स हैं जिसमें जल्दी रिटायरमेंट हो जाता है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं कि 60 साल से ऊपर, रिटायरमेंट का मतलब ये है कि जो यंग एज में है लेकिन वो किसी सर्विस को छोड़ चुके हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत सी जॉब्स होती है एसएससी की, शॉर्ट सर्विस कमीशन, उसमें 35 साल पे रिटायरमेंट हो जाता है। तो ऐसे लोग जनरली वो डिसिप्लिन होते हैं, वो 10 साल 12 साल के कैरियर में उनको बहुत सारी चीजें समझी हुई होती हैं। ठीक है, तो आप उनको भी ले सकते हैं। अगर किसी जगह पे आपको ऐसी ट्रेनिंग देने की जरूरत है जो जो किसी पर्टिकुलर एरिया में एक डिसिप्लिन लोग चलाएं, तो आप एक्स सर्विसमैन को ले सकते हो। फिर आते हैं बिजनेस एग्जीक्यूटिव। बिजनेस एग्जीक्यूटिव मतलब ये कि वो जो बिजनेस की फील्ड में एग्जीक्यूटिव पद को संभाल रहे हैं, जैसे सेल्समैन हो गए या मैनेजर्स हो गए किसी पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, तो हाउ दे कैन हेल्प, बेसिकली वो जैसे बीबीए करे हुए, एमबीए करे हुए, सेल्स की जॉब करे हुए, ठीक है, और आप किसी पर्टिकुलर उत्पाद को प्रमोट करना सिखा रहे हैं, मार्केटिंग कैसे की जाए उसकी ये बता रहे हैं, सेल्स कैसे किया जाए ये बता रहे हैं। तो अगर इस तरीके का आप कोई इन्वॉल्वमेंट है आपका ट्रेनिंग का, तो आप बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप बिजनेस एग्जीक्यूटिव आपका डोमेन हो जाएगा, एरिया हो जाएगा या ग्रुप हो जाएगा, जिसमें आप उन्हीं बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स को सेलेक्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में ही बेसिकली जब आप फॉर्म भरवा रहे हैं तो ही आप पॉलिसी में मेंशन कर देंगे कि यू शुड हैव अ क्वालिफिकेशन ऑफ बीबीए एमबीए या एज सच रिक्वायर्ड, जो बिजनेस एग्जीक्यूटिव के लिए रिक्वायर्ड है। फिर आप चौथा ग्रुप है वो ले सकते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का। अगर आप जेंडर वाइज अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं, जैसा कि गवर्नमेंट भी चाहती है, समय समय पर गवर्नमेंट ये देखती है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, वुमेन के लिए सुधार करना है। अगर आप 4 या 5 बैच एंटरप्रेन्योर की ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट क्या करेगी कि उसमें एक बैच वुमेन पे फोकस करके भी चलेगी, ताकि किसी भी इलाके में जो वुमेन्स हैं वो पिछड़े ना और उनका बराबर का डेवलपमेंट हो। तो आज की डेट में आप देख भी रहे हैं बहुत से क्षेत्रों में जो वुमेन्स हैं वो आगे बढ़कर अपनी बिजनेस स्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे कौन से बिजनेस हैं, कौन से एरियाज हैं? आप अभी आपने देखा होगा बायोकॉन, बायोकॉन जो कंपनी है, ठीक है, उसके जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, उनको सम्मान मिला है। वो एशिया में सबसे सशक्त महिला के रूप में सामने है। लिज्जत पापड़ जिन्होंने शुरू किया था,
ठीक है, जसवंती बेन पोपट वो एक सशक्त किरदार है। ऐसे ही आप हर एंगल से हर एरिया में देख सकते हैं। शहनाज हुसैन है, ठीक है, किरण मजूमदार है। तो ये बेसिकली ये लोग अपने आप में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हैं। इन्होंने आज की डेट में वुमेन को उठाया है, वुमेन्स का एक नाम कमाया है अपने एरिया में। तो वुमेन अपने आप में एक एरिया है। पहले नहीं होता था ऐसा, एंटरप्रेन्योर्स मैन ही दिखते थे, लेकिन आज की डेट में वुमेन्स एंटरप्रेन्योर भी खासा दिख रही हैं और अपने एरिया में बढ़ चढ़ के काम कर रही हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे बात समझ में आ रही है कि जो टारगेट ग्रुप होगा, टारगेट ग्रुप में हमारे कौन होंगी, सब वुमेन्स ही होंगी जो उस एरिया में ट्रेन की जाएंगी। अब इसमें एरिया कौन से लिए जाते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स का है, या पापड़ बनाना, अगरबत्ती उद्योग है, ठीक है, पेपर बैग बनाना है, अगर जूट का कोई सामान बनाना है, ठीक है, और ऐसी बहुत सारे डिटर्जेंट बनाना है, ठीक, बांस का कोई सामान है। तो ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जो वुमेन्स ही चला रही है और वो सक्सेसफुली रन कर रही है। फिर बात आ रही है रूरल एंटरप्रेन्योर्स की। देखिए यहाँ पे लगा है रूरल, मतलब यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो रूरल एरियाज के अनुसार है। यानी कि रूरल एरियाज में जो भी रॉ मटेरियल्स मिल रहे हैं, रूरल एरियाज में जो भी सिचुएशंस है, परिस्थितियां हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको देखते हुए कौन कौन से व्यवसाय ऐसे हैं जो रूरल एरियाज में चलाए जा सकते हैं, ठीक है, और वहाँ का डेवलपमेंट किया जा सकता है, वहाँ पर गवर्नमेंट फोकस करके चलती है। तो रूरल एरियाज से ही एंटरप्रेन्योर्स बनाए जाते हैं। जैसे आज की डेट में अगर आप देखें तो सीमेंट की चादरें बनाना, सीमेंट के ब्लॉक्स, ईंटें, अगर आप देखें तो ईंट बनाने का भी बेसिकली ईंटें जो आती हैं वो मट्टी की बनती हैं। लेकिन आज की डेट में मट्टी की खुदाई, खदान वगैरह ये रोक दिया गया है, इलीगल है। तो उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया है गवर्नमेंट ने सीमेंट के ब्लॉक्स, यानी सीमेंट की ईंटें बनाना। तो अच्छा खासा गांव में वो रोजगार चल रहा है, तो रूरल एंटरप्रेन्योर्स के लिए है। फिर हॉर्टिकल्चर है, पूरा हॉर्टिकल्चर है, मतलब जो आप देखते हैं नर्सरीज वगैरह, जो प्लांट्स उगाए जाते हैं तरह तरह के, वो हॉर्टिकल्चर का पार्ट है, जिसमें फूलों के पेड़ पौधे हैं, जड़ी बूटियां हैं, तुलसी वगैरह, डेकोरेटिव फ्लावर्स हैं। इनकी खासा डिमांड है, आज के समय में डेकोरेशन में इस्तेमाल होते हैं, उनसे परफ्यूम, दवाइयाँ, इत्र, ये सारी चीजें बनती हैं। ठीक है, और कम जगह में कम पूंजी के साथ, कम पैसों के साथ उनको बनाया जा सकता है। मशरूम की खेती की जाती है, मशरूम बहुत बड़े स्तर पे उगाया जाता है, एलोवेरा, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो रूरल एरियाज में एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं, उगा रहे हैं। बायो हैजार्ड, बायो प्रोडक्ट्स हैं, जहाँ पर आप देखते हैं गैस बन रही है, गोबर से, गोबर गैस बनाने का प्लांट है, पवन चक्की लगाना, ठीक है, सोलर पैनल्स लगा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ऐसी तमाम तरीके की योजनाएं हैं जहाँ पर जो रूरल एरियाज ही फोकस में आ रहे हैं, रूरल एरियाज या रूरल एंटरप्रेन्योर्स ही उसको चला रहे हैं। ठीक है, फिर बात आती है लास्ट में अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ। अगर इनमें से कोई भी ग्रुप आपके मतलब का नहीं है और आप एक कॉमन या जनरल वे में ट्रेन करना चाहते हैं, तो लास्ट वाला आप ऑप्ट कर सकते हैं। लास्ट वाले में क्या है, वो सारे लोग, क्योंकि अनएम्प्लॉयड लिखा है, जिनको नौकरियां नहीं मिली है, अनएम्प्लॉयड है, लेकिन एजुकेशन पूरी है। आज की डेट में देखें तो सबसे बड़ा जो परसेंटेज है यूथ का, वो ये लास्ट वाला ही है। यानी उनके पास डिग्रियां पूरी हैं, ठीक है, डिग्री पूरी होने के बावजूद भी नौकरी नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो इसी की है, अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ की। ऐसे लोगों को आप फोकस करके चल सकते हो जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, एमए एमकॉम करे बैठे हैं बहुत सालों से, बीएड कर लिया, एमएड कर लिया, नौकरी नहीं है, ठीक है, लेकिन उनमें आपका मंशा ये नहीं है कि आप सबको बैठा के बिजनेसमैन बना दीजिए। आप उसमें से सेलेक्ट कर लीजिए कि कितने लोग बिजनेस के लायक हैं, कितने लोग आगे जाके बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको एक बड़ा अच्छा एक सेक्टर या टारगेट नजर आ रहा है, आपको टारगेट दिख रहा है जिसमें आप ऐसे लोगों से बात कर सकते हैं जिनके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन से ज्यादा क्वालिफिकेशन है। भाई आप ग्रेजुएट देख रहे हैं लेकिन वो पोस्ट ग्रेजुएट है, ठीक है, और भी तमाम डिग्रियां हैं उनके पास, लेकिन उनके पास जॉब नहीं लगी है, समझदार है, ठीक है, और आप यहीं पर ही उनमें से सिलेक्शन कर सकते हो और उनको उनके मतलब की ट्रेनिंग्स
प्रोवाइड करा सकते हो। कि आप अगर कोई प्ले स्कूल खोलना है तो उसको कैसे आप चला सकते हो, या आप बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी कोई फैक्ट्री अगर है, ब्रेड एंड बेकरी की फैक्ट्री लगाना है तो कैसे करेंगे आप, ठीक है, कैसे आप पोल्ट्री फार्म लगा सकते हैं, कैसे आप फिशरीज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, बी कीपिंग या बी फार्मिंग आप कैसे शुरू कर सकते हो, मधुमक्खी पालन उद्योग। क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं पतंजलि जैसी कंपनी कुछ एक सालों में, 3-4 साल में ही 13,000 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर की कंपनी बन गई है सिर्फ 3-4 साल में ही। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आज के समय में जो डिमांड है मार्केट में, वो नेचुरल उत्पादों की तरफ है, वो प्राकृतिक उत्पादों की तरफ है। ठीक है, तो आने वाले समय में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चीजें, प्राकृतिक उत्पाद ही बिकेंगे। तो आप उस एरिया में भी उनको डेवलप कर सकते हो। ठीक है, कि आप मधुमक्खी से जो शहद निकलता है, शहद से आप तमाम दवाइयाँ, मेडिसिन और शहद को बेचते हैं। ठीक है, ऐसी आप और भी जो प्लांट्स उगाने का बिजनेस है, जिसमें आप मेडिकेटेड स्पीशीज, मेडिकेटेड हर्ब्स उगाते हैं और वो दवाइयाँ बनाने में इस्तेमाल होती है। तो ये बेसिकली आप उनको ट्रेन कर सकते हो, उनको इस चीज की नॉलेज आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ का सेक्शन। ना ये समझ में आ गया सेकंड पॉइंट सारे? Yes, sir. यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी पॉइंट में? No, sir. ठीक है, तो हमने ये 2 पॉइंट इसके अभी डिस्कस हुए हैं एडीपी प्रोसेस के। सबसे पहला इनिशियल प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें क्या क्या स्किल्स किसी कैंडिडेट में देखने हैं। और सेकंड में ही तीसरे नंबर पे हम क्या कर रहे हैं, हम टारगेट ग्रुप भी लेके चल रहे हैं। हम वुमेन्स पे फोकस करके चलेंगे, या हम रूरल एंटरप्रेन्योर्स पे फोकस करके चलेंगे, या हम अनएम्प्लॉयड यूथ को टारगेट करके चलेंगे, या बिजनेसमैन, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स पे फोकस करके चलेंगे, या ऐसे लोग जो एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विस है या पहले जॉब कर चुके हैं, उन पे फोकस करके चलेंगे। ये सारी चीजें आप करके चलेंगे तो ये सेकंड पॉइंट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद आएगा थर्ड पॉइंट। टाइम खत्म हो रहा है तो